If anyone has doubt in the previous lecture, any concept which is not clear, we just type that word. I will discuss that again. तब तक मुझे लगता है बाकी बच्चे भी ज्वाइन हो जाएंगे. आवाज आ रही है ना मेरी सबको? Yes, Priya has doubt. Sir, difference of void agreement and illegal agreement, third point. Okay. Third point. What was that? Okay, let me see. Void agreement and third point. Third point was, is it CNA? I mean to say collateral transaction or punishment? Collateral, okay. So I think the difference which I have discussed, that was in collateral transaction, I said there was a mistake. It was not voidable contract, it's void contract. Huh? Actually, we were discussing the difference between void contract and a void agreement and illegal agreement. Okay. So इफेक्ट ऑफ कोलेटरल ट्रांजैक्शन में हमने क्या डिस्कस किया था कि इफ देर इज एन इलीगल एग्रीमेंट, अगर कोई इलीगल एग्रीमेंट है तो उससे रिलेटेड कोई और एग्रीमेंट अगर है जो इलीगल एग्रीमेंट से रिलेटेड है, तो दैट ऑल्सो बिकम्स वॉइड, इलीगल, एंड दैट ऑल्सो बिकम्स वॉइड. बट वेर एज इफ यू आर हैविंग वॉइड एग्रीमेंट, एग्रीमेंट अगर वॉइड है तो ये जरूरी नहीं है कि उससे रिलेटेड कोई कोलैटरल ट्रांजैक्शन भी वॉइड होगा, वो वैलिड भी हो सकता है. आई थिंक दैट वाज द पॉइंट आई हैव डिस्कस्ड. ओके, सो व्हाट इज द डाउट? सर ठीक है. हाँ, अच्छा. बट वी आर स्टडिंग द डिफरेंस इन, व्हाट वाज दैट पॉइंट? So can we start the lectures now? Void agreement which is not illegal. अभिशंकर, वॉइड एग्रीमेंट्स के बहुत सारे एग्जांपल हमने डिस्कस किए थे. कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर, कॉन्ट्रैक्ट विथ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ये सब वॉइड एग्रीमेंट्स हैं, बट दे आर नॉट इलीगल इन नेचर ना. दे आर वॉइड बट दे आर नॉट इलीगल इन नेचर. स्टार काउंट करने वाला मैंने एग्जांपल दिया था जहां पर परफॉर्मेंस इज इम्पॉसिबल. ओके, सो दे आर वॉइड एग्रीमेंट्स, दे आर नॉट इन्फोर्सेबल. बरोबर है. एंड रीजन क्या था? द परफॉर्मेंस इज इम्पॉसिबल. गेटिंग दैट? कहीं ना कहीं लॉ ने इसे एक्सप्रेसली कहा है कि ये वॉइड है, ऐसा आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. तो इसमें इलीगल कुछ नहीं है. बट एज फार एज क्राइम इज कंसर्न, कोई क्राइम करने के एंगल से आप एग्रीमेंट करते हो, ओके, तो वो इलीगल नेचर हो जाता है. सो देर आर मेनी एग्जाम्पल्स, आगे आएगा बहुत सारा. थर्ड पॉइंट, in case of collateral voidable contracts. Yes, Priya, that is what I was discussing. Ki they have used the word voidable contract. They should have used the word void agreement. So there is a typing mistake. Okay, थोड़ा बहुत mistake हुआ है वहां पर. That is what I said actually. Okay, so I think okay, so I'll start my lecture today. कोई और confusion है तो ओके. अभिशंकर का डाउट क्या है?
impossibility of performance of an agreement. Okay. Yes, Abhishankar, that impossibility of performance of an agreement is void agreement. void ab initio, बनते ही void हो जाएगा. उसमें कोई इलीगल चीज थोड़ी है. इफ आई आस्क यू कि आप स्टार काउंट करो, आई विल गिव यू 1 करोड़ रुपीज. तो इसमें कोई इलीगल चीज नहीं है बेटा. ओके, ठीक, नो प्रॉब्लम. ओके, नाउ आफ्टर डिस्कसिंग वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, अलग अलग बेसिस पर हमने देखा वैलिडिटी, परफॉर्मेंस, फॉर्मेशन एंड ऑल. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट. Last lecture we have discussed express contract, what I said, express contract, implied contract. Last to last lecture, quasi contract, tacit contract, e contracts. That was on the basis of formation. And now on the basis of performance, last lecture we discussed executed contract, executory contract, unilateral contract, bilateral contract. ओके, तो कल मैं डिस्कस कर रहा था, तो जाते जाते एक एग्जाम्पल पूछा था मैंने एयर इंडिया का, एंड आई थिंक एवरीवन हैज गिवन द करेक्ट आंसर. ओके, सो लेट अस कंटिन्यू. सो स्टूडेंट, नाउ अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो अब मैं जो डिस्कशन शुरू कर रहा हूं वो थोड़ा और स्लो डिस्कशन होगा, बिकॉज नाउ एक्चुअली वी आर स्टार्टिंग विथ. बच्चों अभी डाउट्स आएंगे ज्यादा, एंड आपको पूछना है बच्चों, हाँ हाँ मत करो कुछ नहीं क्लियर हो रहा है तो. इफ यू कैन रिमेम्बर सेक्शन 10, हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे. एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करना है, एनफोर्सेबल करना है इन द आईज ऑफ लॉ, तो उसके कुछ पर्टिकुलर एसेंशियल फीचर्स होते हैं. एंड द फर्स्ट एसेंशियल फीचर ये था कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करना है तो एक वैलिड एग्रीमेंट होना चाहिए. बच्चे क्या वर्ड यूज किया मैंने? वैलिड एग्रीमेंट होना चाहिए. एंड व्हाट इज एग्रीमेंट? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस. ओके, ये फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का. इफ यू कैन रिमेम्बर, हमने शॉर्टकट में डिस्कस किया था. आई सेड प्रपोजल, ऑफर बोथ आर वन एंड द सेम. मैं कभी ऑफर वर्ड यूज करूंगा, कभी प्रपोजल वर्ड यूज करूंगा, मीनिंग इज गोइंग टू बी द सेम. ओके, लॉ इसमें कोई ऐसा अलग से मीनिंग नहीं बताता है, दोनों का बोथ आर वन एंड द सेम. सो एक वैलिड ऑफर होना चाहिए, एंड उस वैलिड ऑफर का वैलिड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, तब हम कहते हैं एग्रीमेंट हुआ है. ओके, वो एक बेसिक क्राइटेरिया है कॉन्ट्रैक्ट अराइज करने का. उसके बाद उसके साथ एनफोर्सेबिलिटी, ये कॉन्सेप्ट ऐड हो जाता है. ओके, पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तो आई तैयारी का थिंक साथी. साउंड चला गया है. आई डोंट नो द रीजन, इज सम टेक्निकल डिफॉल्ट. So student, I think I was discussing that section 10, according to section 10, valid essential elements of valid contract, the first point was कि एग्रीमेंट होना चाहिए. ओके, एग्रीमेंट होना चाहिए.
ओके, आवाज नहीं आ रही है? फ्रेंड्स, हेलो। वी वर डिस्कसिंग दैट टू क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज कि हमको एग्रीमेंट की जरूरत है. एग्रीमेंट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स. वन इज ऑफर एंड अदर वन इज एक्सेप्टेंस. ओके, व्हेन आई सेड ऑफर, तो उसका और एक नाम है प्रपोजल. तो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली व्हाट डू यू मीन बाय ऑफर, व्हाट डू यू मीन बाय ऑफर, उसका मीनिंग क्या है, ऑफर के टाइप्स क्या है. बरोबर है? ये सब अभी हम एकदम लीगली एज पर लॉ हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके स्टूडेंट, सो let us start then. We have section 2A of Indian Contract Act 1872. स्क्रीन पे आप देख रहे हो सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. बच्चों, उसमें जो वर्डिंग्स यूज हुआ है, that is a definition of offer, or you can say the word proposal. एग्जैक्टली उसमें लिखा क्या है, पहले कॉमन लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करो उसको. कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी इच्छा जाहिर करता है कुछ करने या न करने की, ये इंटेंशन से कि सामने वाला उसको अपना एक्सेप्टेंस दे, तो समझ जाने का कि सामने वाले ने ऑफर दिया है, सामने वाले ने ऑफर किया है, प्रपोजल किया है. बच्चों, आई रिपीट वंस अगेन कि व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग. टू डू मतलब पॉजिटिव एक्ट, कल भी हमने डिस्कस किया था. और टू एब्सटेन, नो साउंड सर. हाँ, 3 लोगों ने भी मैसेज भेजा, नो साउंड. बाकी लोगों को आवाज आ रहा है क्या? देखो, सब स्टूडेंट्स टाइप कर रहे हैं, आवाज नहीं आ रहा है. इस बाकी लोगों को आवाज जा रहा है, कुछ लोगों को नहीं आ रहा है लगता. 3-4 स्टूडेंट्स ऊपर गए ना. यस, बट उनको कैसे पता चलेगा जिनको रेफरेंस आवाज ही नहीं जा रहा हो? कैसे टाइपिंग करके ना, टाइप कर. ओके, ऐसा भाभी का नो साउंड. सबको कॉमन ये दे दो. ओके स्टूडेंट, सो एब्सटेंस मतलब, जब मैंने वर्ड यूज किया विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन, टू एब्सटेन मतलब नेगेटिव एक्ट, टू डू पॉजिटिव एक्ट, नॉट टू डू इज नेगेटिव एक्ट. दैट इज व्हाट वी से एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग. कल मैंने एब्सटेन के लिए एक वर्ड यूज किया था, नेगेटिव एक्ट के लिए एक वर्ड यूज किया था. बच्चों, क्या था वर्ड? जरा टाइप करेंगे. क्या था वर्ड? फोरबियरेंस. वेरी गुड, फोरबियरेंस वर्ड. परफेक्ट. जिन बच्चों को फिलहाल अभी सुनाई दे रहा है, दे आर टाइपिंग द आंसर्स. वेरी गुड. सैवियो, ऋषभ, चेतना, एड्रियन, उत्कर्षा. यस, फोरबियरेंस. तो बच्चों जरा ध्यान में रखो, व्हेन आई यूज द वर्ड एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, बच्चों प्लीज लिसन, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, दैट मीन्स इट इज फोरबियरेंस. तो जब मैं मेरी कुछ विलिंगनेस बताता हूं सामने वाले को, ये इंटेंशन से कि सामने वाला उसको एक्सेप्टेंस दे, तो समझ जाने का कि मैं उसको ऑफर दे रहा हूं. ओके, चाहे कोई पॉजिटिव एक्ट करने का या चाहे कोई नेगेटिव एक्ट करने का. ओके, जैसा मैंने कल बताया था कि मैं आपके ऊपर केस नहीं करूंगा इफ यू पे माय आउटस्टैंडिंग अमाउंट. तो इसका मतलब ये मेरे तरफ से एक ऑफर था, क्योंकि जब मैंने ऐसा कहा
तो आप या तो हाँ बोलेंगे या तो ना बोलेंगे। ओके, तो इसका मतलब मैंने जो शब्दों का इस्तेमाल किया उसमें मेरा इंटेंशन क्या था, आपका एक्सेप्टेंस लेने का। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्टेंस लेने का। बरोबर है। तो जब हम एक्सेप्टेंस लेने की इंटेंशन से सामने वाले को अपनी कुछ बात रखते हैं, अपनी विलिंगनेस, अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, तो इसका मतलब वो एक ऑफर है। ओके, तो बच्चों अभी मैंने पूरा डिस्कस नहीं किया है, अभी मैं मेरे शब्दों में पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, कॉमन लैंग्वेज में, लेमैन लैंग्वेज। देन व्हाट द सेक्शन सेज, we'll read that and we try to understand that wordings. Okay, so बच्चों अगेन स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है जरा डेफिनेशन पे ध्यान दो। When one person signifies to another his willingness to do मतलब बच्चों पॉजिटिव एक्ट, और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग मतलब नेगेटिव एक्ट, विथ अ व्यू। बच्चों विथ अ व्यू मतलब विथ अ इंटेंशन टू ऑब्टेनिंग द एसेंट। कहीं लिख के रखना चाहते हो तो लिख के रख दो, एसेंट मतलब एक्सेप्टेंस। ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस, एब्सटिनेंस मतलब नेगेटिव एक्ट। ही सेट टू मेक अ प्रपोजल, उसने एक ऑफर दिया, ऐसा लॉ के नजरों में माना जाएगा। अब बच्चों मैं आपसे जैसे जनरली बात करूं, आगे एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, आप मुझे टाइप करके बताना कि मैंने ऑफर दिया कि नहीं दिया। ओके, जैसे कि मैं कहूं, आपसे कहता हूं कि बच्चों मैं सोच रहा हूं कि मैं मेरी कार सेल कर दूं फॉर ₹2 lakhs। मैं मेरी कार सेल कर दूं फॉर ₹2 lakhs। तो ये क्या था, मेरी सिर्फ इच्छा थी कि ऑफर थी? क्या लगता है, ये ऑफर है कि सिर्फ मेरा एक विलिंगनेस है, इच्छा है मेरी कार बेचने की? टाइप कीजिए, इज इट ऑफर? नो, इट इज नॉट ऑफर, इट इज ओनली विश। मैं विश कर रहा हूं कि मैं मेरी कार बेच दूं, तो इसमें मैंने बच्चों आपको ऑफर थोड़ी दिया। बट वही अगर मैं आपसे कहूं बच्चों, will you purchase my car for ₹2 lakhs? will you purchase my car for ₹2 lakhs? तो इसका मतलब मैं मेरी इच्छा आपके सामने जाहिर कर रहा हूं, ये इंटेंशन से कि आप मुझे हाँ या ना बोले। तो बच्चों ये इमीडिएटली क्या हो गया, ऑफर हो गया। आप जरा समझिए, सिर्फ इच्छा जाहिर करना ये ऑफर नहीं होता है बच्चों, लेकिन इच्छा जाहिर करने के पीछे आपका एक्सेप्टेंस लेना, ये अगर मेरी इंटेंशन है तब वो लॉ के नजरों में ऑफर है, नहीं तो बच्चों वो ऑफर नहीं है। आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, नहीं क्लियर हुआ है तो, कुछ डाउट आ रहा है तो आप प्लीज पूछिए। ओके, तो बच्चों दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कब हम कहते हैं कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को ऑफर दिया, प्रपोजल दिया, तो ये शब्दों का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। ओके, आगे है एग्जाम्पल और हम और क्लियर करेंगे। ओके, अब बच्चों उसके बाद आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, तो आफ्टर द डेफिनेशन ऑफ ऑफर एंड प्रपोजल, उसका एनालिसिस क्या दिए उन्होंने, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन गोइंग ऑन। एनालिसिस में essentials of proposal and offer, when I use the word essential मतलब you can say the conditions, हमें कब पता चलेगा कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को ऑफर दिया है। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज पर्सन मेकिंग प्रपोजल और ऑफर। अब बच्चों एक ऑफर देने वाला होगा, एक ऑफर एक्सेप्ट करने वाला होगा, तो एक तरह से हम पॉइंट नंबर 1 में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, पार्टीज। द पर्सन वन हु गिव्स ऑफर, पर्सन वन हु प्रपोजेस, जो ऑफर देता है उसको या तो आप प्रॉमिसर बोलो या ऑफरर बोलो।
अब इसके बाद हम ये लीगल वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। ओके, आने वाले लेक्चर में व्हेन आई यूज द वर्ड ऑफरर, तो आप समझ जाओगे द पर्सन मेकिंग ऑफर, द पर्सन गिविंग ऑफर विथ द इंटेंशन ऑफ गेटिंग असेंट ऑफ अदर। आपने जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज में पढ़ा होगा, देखो आपको पढ़ाया जाता है पार्टीज टू द बिल ऑफ एक्सचेंज। तो मुझे लगता है आपको ऑलमोस्ट अभी भी बाय हार्ट होगा। आप इमीडिएटली मुझे बोलेंगे ड्रॉवर, ड्रॉई, पेइंग, द पर्सन हु ड्रॉज द बिल इज ड्रॉवर, है ना। इमीडिएटली आप आंसर देंगे। सेम वे कोई भी एग्रीमेंट को अगर वैलिड एग्रीमेंट हमें करना है तो कम से कम दो पार्टी चाहिए, एक ऑफर देने वाला एंड दूसरा ऑफर एक्सेप्ट करने वाला। हम यहीं पर डिस्कस कर रहे हैं बच्चों कि पर्सन वन हु गिव्स ऑफर is called offerer or promiser, and the person to whom offer is given, the person to whom offer is made, उस पर्सन को हम ऑफरी कहेंगे बच्चों। ओके, आई होप आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। एग्जाम्पल के पहले देखो, पॉइंट नंबर 2 के पहले ऑफरी कहेंगे। एंड अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान में रखनी है एमसीक्यूज में भी एंड while writing subjective question also, answer also, person to whom offer is made is offeree। बट बच्चों ऑफर देने के बाद चांसेस है कि मैं ऑफर को, सामने वाला ऑफर को रिजेक्ट भी कर दे। डू एग्री विद दिस? मेरा ऑफर मैंने आपको दिया, मैं ऑफरर हो गया, आप ऑफरी हो गए, बट हो सकता है आप मेरा ऑफर रिजेक्ट कर दें। बरोबर है? तो अगर आपने ऑफर रिजेक्ट कर दिया तो भी आप ऑफरी ही कहलाएंगे। बट अगर आपने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया then you will be called either promisee, either promisee or acceptor, which a very important point I am discussing। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे जरा यस नो में आंसर देना। ऑफरी एंड एक्सेप्टर one and the same or not? Are they one and the same? ऑफरी एंड एक्सेप्टर क्या दोनों एक ही हैं? द आंसर इज नो। द पर्सन हु एक्सेप्ट्स ऑफर, जिसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया उसी को हम एक्सेप्टर कहेंगे। और लेट अस यूज द वर्ड प्रोमिसी। ओके, सो यहाँ आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकते हैं। 1 मार्क आपको यहाँ आराम से मिल जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो इनिशियली अगर हम देखा जाए, अगर हम मिनिमम क्राइटेरिया यूज करें तो कम से कम दो लोग चाहिए, एक ऑफर देने वाला, एक ऑफर लेने वाला। ऑफर देने वाले को हम ऑफरर कहेंगे, प्रोमिसर कहेंगे, एंड जिसको ऑफर दिया जा रहा है उसको हम ऑफरी कहेंगे। एंड वही ऑफरी जब आपको ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है तो वही ऑफरी बिकम्स प्रोमिसी और एक्सेप्टर। आई होप फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। ओके बच्चों, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है सबको? इमीडिएटली रिस्पॉन्स दीजिए यस नो में। यस, डाउट हो तो डाउट भी पूछिए बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है, डाउट है तो डाउट भी पूछिए। सो शुरुआत में थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ, बट आई होप अभी सबको सुनाई दे रहा है लेक्चर। ओके, सो द बेसिक आइडिया वाज टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ऑफर एंड प्रपोजल एज पर द सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सिर्फ विश करना, सिर्फ अपनी इच्छा जाहिर करना इज नॉट एन ऑफर। ट्राई टू अंडरस्टैंड। बट जब आप किसी को अपनी इच्छा बताते हो ये इंटेंशन से कि सामने वाला उसका एक्सेप्टेंस करे, तब वो ऑफर होता है। ओके, ये मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं। ओके, now बच्चों नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, एसेंशियल्स ऑफ प्रपोजल एंड ऑफर। पॉइंट नंबर 2,
अभी अभी हमने उसको डिस्कस किया था, देखो कार वाले एग्जाम्पल में। फॉर वैलिड ऑफर, अगर ऑफर को वैलिड करना है, द पार्टी मेकिंग इट, बच्चों टाइप करो, पार्टी मेकिंग इट, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? फॉर वैलिड ऑफर, द पार्टी मेकिंग इट, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? वेरी गुड। कुसुम, उत्कर्षा, एड्रियान, ऑफरर, प्रिया, ऑफरर, ओके, यस, वेरी गुड। दैट मीन्स अब हम वो ये वर्ड्स यूज करेंगे बच्चों, जो अभी हमने पॉइंट नंबर 1 में डिस्कस किया। सो यस, ऑलमोस्ट सभी का आंसर करेक्ट दिख रहा है मुझे, आई कैन सी दैट। हाँ बच्चों, फॉर वैलिड ऑफर द पार्टी मेकिंग इट, दैट मीन्स आई एम, हाँ बरोबर है, सबका बरोबर है, टाइपिंग हो रहा है, ओके। द पार्टी मेकिंग इट मतलब ऑफरर मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। बच्चों अभी मैंने थोड़ी देर पहले डेफिनेशन में आपको एब्सटेंट या एब्सटेंट फ्रॉम डूइंग, एब्सटिनेंस, ऐसे कुछ नए वर्ड का यूज किया था, नेगेटिव एक्ट बोला था, फोरबियरेंस, देखो ना क्लियर कट लिखा है, इस विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग, mere expression of willingness does not constitute an offer। सिर्फ अपनी इच्छा जाहिर करना ये ऑफर नहीं कहलाता, ओके। लेकिन मैं मेरी इच्छा जाहिर करूं ये इंटेंशन से कि आपका एक्सेप्टेंस मिले, तब वो ऑफर होता है बच्चों। एंड अब आप एग्जाम्पल देख सकते हो, नीचे एग्जाम्पल दिया, आई थिंक वो भी आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। व्हाट इज द एग्जाम्पल गिवन? वेयर ए टेल्स बी, टेल्स बोलता है that it desires to marry by the end of 2017, पुराना एग्जाम्पल है, अभी तो 2020 चल रहा है। He desires to marry by the end of 2017, तो इसका मतलब बच्चों